बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप ये खबर सुन चुके होंगे कि अफ़गान तालिबान की तरफ से ये बयान आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ 3 माह के बाद हर किस्म की तिजारत बंद कर दी जाएगी। अब अगर आप इस खबर को देखें तो पहला ख्याल ये आता है कि तालिबान ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक लिया है और अब इनको ये बात समझ आएगी कि पाकिस्तान उनके लिए कितना ज़रूरी है। क्या वाकई इस फैसले के बाद अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान के ऊपर हुकूमत करना मुश्किल हो चुका है? इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स आई हैं। दूसरा, कुछ अहम इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि पाकिस्तान ने वो कौन से 2 मुतालबात अफ़गान तालिबान से किए और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया, और पाकिस्तान से कौन से 2 अहम मुतालबात अफ़गान तालिबान की तरफ से किए गए। जबकि इंडिया के अंदर भी हमें देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक अलग से खिचड़ी पक रही है और मोदी सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय कर रहे हैं कि इसका जवाब किस तरह देना है और इस सारी चीज़ का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल के किस तरह हालात और मामलात को गर्म करना है। अब सबसे पहले अगर हम मुतालबात पे आएँ तो अफ़गान तालिबान की तरफ से जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने पहला मुतालबा अफ़गान तालिबान से ये किया कि टीटीपी के जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको आप अपने पास ले जाएं, अपना शहरी बना के रखें, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। तो उसके बाद अफ़गान तालिबान ने, आपको पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जी कि आप तो इनको दहशतगर्द कहते हैं और अगर हम किसी दहशतगर्द को अपने पास लेंगे तो इंटरनेशनल पाबंदियां हमारे ऊपर लग सकती हैं, हमारा स्टेटस जो है वो ख़राब हो सकता है। वो आप हालात देखें इनके। और फिर उन्होंने कहा जी कि आप इनको एक सियासी जमात तस्लीम कर लें, अगर आप इनको सियासी जमात तस्लीम कर लेते हैं तो हम इनको वापस ले लेंगे। कितनी मासूम ख्वाहिश है। उसके बाद दूसरा मुतालबा जो पाकिस्तान ने किया वो ये किया कि आप मुल्ला हैबतुल्लाह से एक फतवा ले दें, क्योंकि मुल्ला हैबतुल्लाह के नीचे ही टीटीपी ने उनके साथ अलायंस किया हुआ है और वो उसको अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। तो उस पर अफ़गान तालिबान का ये मुतालबा था कि ठीक है, आपकी जो भी शिकायत हैं वो आप हमें लिख के दे दें, हमारे जो अमीर हैं वो तो हुक्म देते हैं, कोई फतवा नहीं देते, और जो फतवा देने के लिए हमारा एक इदारा है हम उसके सामने पेश कर देंगे, हम उनको इन्फ्लुएंस भी नहीं करेंगे। उसके बाद जो फतवा वो देंगे वही फतवा होगा और उसके मुताबिक ही मामला चलेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ 2 मुतालबात कर दिए और ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान और KPK के अंदर ISIS खरासां के अड्डे हैं, उनकी हम आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट देंगे, आप उसके ऊपर अटैक कीजिएगा। इसके साथ ही जो अमेरिका के ड्रोन्स आते हैं अफगानिस्तान में वो मुबैना तौर पे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करके आते हैं, तो उसको भी आपको रोकना होगा। और ये सारी बातें हुई हैं और उसके बाद मामलात जिस तरह ख़त्म हुए हैं वो सबके सामने हैं। और अब मुल्ला ब्रादर का इस तरह पाकिस्तान के बारे में ये फ़ैसला करना कोई बड़ी हैरान कुन बात नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है। जब मुल्ला ब्रादर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर तो मुल्ला ब्रादर वज़ीर आज़म बनने के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ने भी इसकी मुबैना तौर पे मुखालफत की थी और वहाँ पे जब जनरल फैज़ गए थे तो कहा यह जाता है कि मुबैना तौर पे इसी किस्म के मामलात तय करने के लिए गए थे और यही वजह थी कि मुल्ला हसन अखुंद को इनकी जगह पे ले आया गया था जिनका कोई इतना सियासी असर रसूख नहीं था। लेकिन मुल्ला ब्रादर के बारे में कहा जाता है कि किस तरह पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार किया, अमेरिका के हवाले किया। मुल्ला ब्रादर की पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जब ये बयान आ चुका है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए और कई ये कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हो जाएगा। तो बुरा कैसे होगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन जो ख्वाब दिखाया गया है भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान को वो एक ऐसा जाल है कि उसको बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। वो वाक़या ये है कि जब अमेरिका की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान के अंदर और हामिद करज़ई उस वक़्त सदर थे तो वहाँ पे ये फैसला किया गया कि भारत के साथ एयर ब्रिज बनाया जाएगा। एयर ब्रिज कैसे कि जो भी सामान है वो बाई एयर भेजा जाएगा इंडिया में।
ٹھیک ہے جی، ایئر برج بن گیا، وہ کام بھی کرنا شروع کر دیا اس نے، لیکن پھر جب اعداد و شمار آئے تو پتہ یہ چلا کہ 34 ملین ڈالر کا ٹوٹل بزنس بھارت کے ساتھ ہوا ہے، جس کی لاگت 39 ملین ڈالر تھی۔ یعنی کہ آپ ساری کی ساری تجارت کو نکال کے اس پر بھی 4 ملین ڈالر زیادہ اخراجات تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے امریکہ کے پیسے کو بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے مقاصد کے لیے لٹایا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح امریکہ بائی ایئر تجارت ان کے ساتھ کرتا ہے اور کس طرح یہ اپنی سبزیاں اور پھل بھارت بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مشترکہ بینک بنایا جائے گا افغانستان، ایران اور بھارت کے حوالے سے، اور ان کی ایک مشترکہ کرنسی ہوگی، اور پھر بھارت ایک ایسا نظام بنائے گا جس کے تحت یہ تجارت کرنا آسان ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پلان کچھ اس طرح ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ ہی راہدہ ناچے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ کی پابندیاں ہیں، چابہار کے اوپر بھی امریکہ کی پابندیاں ہیں۔ چابہار پورٹ خود بھارت کے لیے اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، کیونکہ امریکہ نے حال ہی میں کچھ عرصے اس کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جس میں تجارت کرنے کے لیے آپ کو طویل فاصلے طے کرنے پڑیں، آپ کو زیادہ مہنگا ریٹ دینا پڑے، اور اس کے ساتھ ہی وہ معاملہ بھی سارے کا سارا ناقابل بھروسہ ہو۔ وہاں پہ آپ کو جو آپ کی کرنسی ہے اس کے حوالے سے آپ کو مشکلات پیش آئیں گی، نہ کوئی بینکنگ نظام ہے، اور جب یہ ایران کے تھرو تجارت کریں گے تو افغانستان اور انڈیا دونوں کے لیے ہی ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈالر کی ادائیگی کا کوئی بھی نظام ایران کے اندر موجود نہیں ہے۔ بہرحال مجھے یہ یاد ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مقامی کرنسیوں میں ایران اور بھارت کے ساتھ تجارت کریں گے۔ جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو اس وقت سب سے پہلا فیصلہ جو افغان طالبان نے کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی کرنسی میں کوئی بھی افغانستان کے اندر تجارت نہیں کی جائے گی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کی گئی، لیکن ڈالروں کے اندر وہ تجارت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جس طرح سے ڈالر کی سمگلنگ ہوئی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ پہلے نمبر پہ سمگلنگ بالکل رک جائے گی، دوسرے نمبر پہ یہ جو حوالے کا نظام ہے، پاکستان میں جو ڈالر کی قلت ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، اور ڈالر جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں کمزور ہوگا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب سرحد ہی ہم بند کر دیں گے مکمل طور پہ تو تمام تر دہشت گردوں کی آمد و رفت بھی وہاں سے رک جائے گی۔ بہرحال اس وقت بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان کو ڈارک ہاؤس کے طور پہ استعمال کر لے گا۔ وہ ایران کا تیل پہلے افغانستان بھیجے گا اور پھر افغانستان سے وہ تیل خریدے گا۔ واہ کیا پلان ہے ان کے ہے! وہ افغانستان جہاں سے کوئی تیل نہیں نکلتا، جو خود اپنے استعمال کے لیے تیل منگواتے ہیں، وہاں سے بھارت تیل منگوائے گا اور پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیں یہ جو سارے کا سارا ڈرامہ چل رہا ہے یہ آج سے نہیں چل رہا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سابق حکمران تھا 1919 میں، شاید میں افغان حکمران کا نام بھول رہا ہوں، امان اللہ تھا، لیکن حبیب اللہ بچہ سکا جو ہے وہ ایک کریکٹر تھا، اور اس نے امان اللہ کو، کنگ امان اللہ کو شکست دی۔ وہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت بنائی، اور ہوا کیا، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ جو افغان حکمران ہیں ان کی فوج کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور اس وقت انگریزوں کے ساتھ افغان حکمرانوں کے جو تعلقات تھے وہ بہت زیادہ خراب چل رہے تھے، تو انہوں نے حملہ کیا، اور جو انگریز تھے انہوں نے حبیب اللہ بچہ سکا کو یہ کہا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ حکومت جو ہے اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ صدیوں سے ہی یہی معاملہ چلا آ رہا ہے کہ جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ذاتی مقاصد ہیں ان کو پورا کریں اور اس کے بعد آپ نکل جائیں۔
अब हम ये देख रहे हैं कि नया ख्वाब दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है वो भारत बनाने जा रहा है। चाबहार को इस्तेमाल करेगा, उसके बाद फिर आगे दुबई और सऊदी अरब को इस्तेमाल करेगा और फिर इसराइल और मेडिटेरियन से सामान जो है वो यूरोप में जाएगा। बहरहाल ये सोच सकते हैं, सोचते रहें, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टोटल तिजारत है वो $2 बिलियन के करीब है। $1.5 बिलियन के बारे में कहा जाता है कि $1.39 बिलियन की चीज़ें पाकिस्तान अफगानिस्तान में भेजता है, जबकि $700 मिलियन की जो चीज़ें हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आती हैं। अगर ये तिजारत रुक जाती है तो अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसा महंगाई का तूफान आएगा जो अफगान तालिबान को अपने साथ उड़ा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि तिजारती लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से जो चीज़ अफगानिस्तान से जाएगी जब उसकी लागत बढ़ेगी तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनको इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करने के लिए सस्ती चीज़ बेचनी पड़ेगी, ज़्यादा किराया उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तो जो लोकल वहाँ पे प्रोड्यूसर होगा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो भी चीज़ अफगानिस्तान पाकिस्तान के अलावा किसी और बड़े रास्ते से होके पहुँचेगी तो उसकी तिजारती लागत में इस हद तक इजाफा हो जाएगा कि वहाँ पे जो लोकल कंज्यूमर है उसकी कमर टूट जाएगी। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब आप ये देख लें कि जो उनका फ्रूट है और जो खुश्क मेवा है उसका 41% तो कोयटा आता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारे का सारा सामान जब किसी और रास्ते से बेचने की कोशिश की जाएगी तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा। और जो अभी रफली हमारे पास आइडिया आया है, अफ़गानिस्तान को $200 मिलियन माहाना के हिसाब से नुकसान होगा। कहने को ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान जैसी इकानमी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको सारे फ़ायदे गिनवा दिए पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा नुकसान क्या है वो ये है कि पाकिस्तान रीजनल कॉरिडोर्स बनाना चाहता है, सेंट्रल एशिया तक पहुँचना चाहता है, जिसे भारत रोकना चाहता है और भारत अपना उल्लू सीधा करना चाहता है चाबहार के थ्रू, जिसकी वजह से ये चीज़ें जहां 78 साल से अभी तक रुकी हुई हैं, अफगान तालिबान के जाने से पहले थोड़ी देर और रुक जाएंगी। तो इस हवाले से जाहिर सी बात है पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ तो करना होगा। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। यहाँ पे मामला आता है ईरान, सऊदी अरब और अफगान तालिबान का। जो साबिक दौर था उसमें हमने ये देखा था कि अफगान तालिबान किस तरह सऊदी अरब के करीब थे और जब मज़ार शरीफ पर उन्होंने ईरानियन एम्बेसी के ऊपर हमला किया था तो जंग शुरू होने वाली थी उस वक्त। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कंधारी जो तालिबान है वो इस वक्त ईरान के बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो कंधार में ना सिर्फ पाए जाते हैं बल्कि मुल्ला जाकिर समेत कई ऐसे करीब तरीन मुल्ला हैबतुल्लाह के रहनुमा हैं जो कि ईरान के साथ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट राब्ते में हैं। बहरहाल इस वक्त ईरान का चाबहार और इंडिया के साथ तिजारत और अफ़गानिस्तान ये सब कुछ ही पाबंदियों की जद में है। इन्होंने प्लान बना लिया है, ये बना लें, लेकिन वक्त जो है वो इनको गलत साबित करने जा रहा है और बहुत जल्द आपको सारी की सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, क्योंकि अमरीकी पाबंदियों की वजह से वहाँ पे ना इंश्योरेंस है, ना कोई बैंकिंग का निज़ाम है, ना रेलवे है, ना सड़कें हैं। यहाँ पे तो सी पैक की सड़कें इस्तेमाल कर करके सिर्फ उन्होंने काबुल से पेशावर घुसना और पेशावर से फिर उसके बाद मोटरवे पे चढ़ के और इन्होंने कराची तक पहुँच जाना है, तो लग पता जाएगा। बहरहाल अभी तक ले इतना ही, आइंदा तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।